नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून सत्र के पहले दिन का आगाज किया गया। तीनों दिन के सत्र में कुल 500 प्रश्नों की सूची बनी है। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर के अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारी नियमावली है कार्य संचालन इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सप्ताह करना चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सेलारानी रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और यह अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे। कार्य मंत्रणा समिति में ही 3 दिवसीय सत्र तय भी हुआ है और उसी में बिजनेस भी तय हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रश्नकाल लगा हुआ है उससे साफ प्रतीत होता है कि सभी विधायकों को प्रश्नकाल के माध्यम से संपूर्ण अवसर दिया गया है। आज का सत्र ऐतिहासिक सत्र है क्योंकि मानसून में ये सत्र चलाया जा रहा है, तो इसलिए हम सब लोगों को पता है कि पहाड़ में जिस तरीके की कठिनाई है, तो यहाँ आने से सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ किस तरीके की कठिनाई है। पहाड़ के अंदर मेरी विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंदर बहुत सारा नुकसान आपदा के तहत हुआ है। देखिए, प्रश्न तो हमारे बहुत हैं, सत्र की अवधि कम है। हम लोग सदा कहते हैं कि सत्रावधि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार जो है वो सवालों से बचती है। वो नहीं चाहते कि विपक्ष के लोग सरकार से सवाल पूछें। तमाम व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में एक मैं आपको के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कई घटनाएं घटित हुई हैं। जी बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनके जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून सत्र की शुरुआत की गई। 3 दिनों के सत्र में कुल 500 प्रश्न की सूची बनी है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर के अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले दिन के केदारनाथ दिवंगत विधायक शैली रानी रावत और पूर्व विधायक चंपावत कैलाश गैतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। जो हमारी नियमावली है कार्य संचालन नियमावली, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सप्ताह करना चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना इनकी। देखिए, भराड़ीसैंण में इस बार कई विधेयक पास होने वाले हैं और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छे यहाँ पे विधेयक भी पास होने वाले हैं। और कल मेरा क्वेश्चन डे भी है, काफी विधायकों ने सवाल पूछे हैं, उसकी हमने तैयारी पूरी की और विधायकों के अक्षर से जितने भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाएगा। सत्र की अवधि काफी कम है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, वो कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष को कहना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में अगर कोई बात कहेंगे तो विपक्ष की बात वहाँ पे मानी जरूर जाती है। अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन आज क्योंकि पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सेलारानी रावत जी का देहांत हुआ था और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के
अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और यह अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में शुरू हुए मॉनसून सत्र, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रतिभाग किया। इस दौरान सबसे पहले सदन के सदस्य रहे दिवंगत कैलाश गहतोड़ी और केदारनाथ की लोकप्रिय विधायक दिवंगत शैला रानी रावत को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे ये दोनों ही नेता जनसेवा के लिए आजीवन समर्पित रहे और वंचितों की आवाज बन उनके उत्थान हेतु प्रयासरत रहे। गैरसैंण में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, जिसमें सबसे पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि सदन की शुरुआत सबसे पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देकर की गई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन 500 सवालों की सूची तैयार की गई है। गैरसैंण में मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था। सदन की कार्रवाई की शुरुआत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद प्रदेश की कार्यशाला है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी ने सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन हमारी प्रयोगशाला है और इसी क्रम में अब सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया है। उत्तराखंड बीजेपी ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है। इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूं कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी, जिसमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुंचाएंगे। नेशनल हाईवे 74 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का है, जहां जफरपुर गदरपुर मार्ग पर मोहनपुर के पास तेज गति में आ रहे कैंटर ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बता दें कि मरने वाले बुजुर्ग का नाम सुनील बैरागी था, जो कि मूल रूप से चितरंजनपुर नंबर 2 के निवासी थे। मृतक सुनील बैरागी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक और पूर्व स्वास्थ्य विभाग के रिटायर कर्मी थे। वो अपने निजी काम से वहां से गुजर रहे थे, तभी अनियंत्रित गति से आ रहे कैंटर ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस और 112 की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर रेफर कर दिया, तो वहीं कुछ ही दूरी से कैंटर चालक को गिरफ्तार भी कर लिया। सबसे पहले तो मैं इस दुर्घटना से बेहद आहत हूँ, दुखित हूँ और परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और बहुत ही मतलब दुख देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं विश्वास नहीं हो पाता है कई बार
कि ऐसी घटना हो गई है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। बाकी ये दुर्घटना, ये जितनी मुझे जानकारी मिली है, ये गदरपुर जाना जा रहे थे और लिंक रोड से हाईवे पे चढ़ते हुए किसी गाड़ी से टकराव हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होने पर बीजेपी और यूकेडी ने इसका स्वागत किया है। राजभवन ने विधानसभा से पारित उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अब गजट नोटिफिकेशन के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। इसे 11 अगस्त 2004 से लागू माना जाएगा। साथ ही 11 अगस्त 2004 उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जारी शासनादेश के अंतर्गत विभिन्न राज्याधीन सेवाओं और पदों पर चयनित राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। देखिए, मैं तो स्वयं राज्य निर्माण आंदोलनकारी हूँ और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था उसको आज आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया है और ये बहुत ही
सुंदर निर्णय है, काबिल तारीफ है और सभी आंदोलनकारी इससे निश्चित रूप से खुश हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत बड़ी जीत है कि जिन साथियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया, कुर्बानी दी, घायल हुए, जेलों में रहे और उनके परिवार शहीद हुए, उनको सरकार की ओर से एक पुरस्कार है। मगर ये मैं पुरस्कार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के बाद सरकार ने, मैं समझता हूँ मजबूरी में, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वोट बटोरू राजनीति के प्रतिफल के लिए ये अध्यादेश और ये विधेयक पारित किया है। दलित संगठनों ने सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और शहर में रैली निकाली। SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का विरोध तीर्थ नगरी में भी देखा गया। संगठनों से जुड़े सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन के बाद शहर में जुलूस निकाला। जुलूस SDM कोर्ट पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां सदस्यों ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसे निरस्त करने की मांग की गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध को लेकर ऋषिकेश में भी प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद देखने को मिला। ऋषिकेश से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर यह विरोध जताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम स्थानीय निवासियों ने जुलूस निकाला और फैसले को वापस लेने का दबाव बनाया। बताना चाहते हैं कि गांधी जी के बच्चे चुनाव के समय हाथ में संविधान की किताब और मुंह में जय भीम का नारा लगाकर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पर आज जब SC/ST समाज को तोड़ा जा रहा है तो ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। संसद में इस चीज की जरा सी भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब बात दलितों की समस्याओं की, दलितों के अधिकारों की आती है तो ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और घर में बैठकर TV छोड़ देते हैं। जय भीम क्या संविधान नहीं है। ये एक प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का विभाजन किया है, दलितों से लड़ने का काम किया है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन हमारा रेलवे रोड होकर के, रोड होकर के सीधा एकदम कोर्ट समाप्त होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में दलितों को लड़ाने का काम किया है, आरक्षण में विभाजन का काम किया है, इसको समाप्त किया जाए। जो आरक्षण अब तक चल रहा था, हम मांग करते हैं कि सरकार और उसको बढ़ाया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से संविधान की आड़ लेके केंद्र सरकार के जजों के द्वारा आरक्षण से छेड़छाड़ करने के मामले कई बार, ये पिछले 10 सालों में कई बार हुए। इस बार भी 1 अगस्त को 6 जजों के द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए, आरक्षण के अधिकार प्रदेश सरकारों को बनाने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जो आदेश दिया है, उसका पूरे देश का दलित समाज विरोध करता है, खंडन करता है, निंदा करता है। हमारी ये मांग है कि बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करके आरक्षण की जो छेड़छाड़ होती है, इस आरक्षण को सरकार अध्यादेश के द्वारा बरकरार रखे, जैसे पहले था वैसे रखे। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठाने का काम किया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में वीर चंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति के निकट मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृत की है और बना दी है। साथ ही कहा कि हमारा राज्यवासियों से वादा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम गैरसैंण में आधारभूत ढांचे का निर्माण कर राजधानी बनाएंगे। किसान जो भूखा हो रहा है, जिसे 7-8 साल से ठगा जा है, और सबसे बड़ा उदाहरण करने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है।
लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी, गैरसैंण होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाल में होगी, किसी गधेड़ में होगी। वहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछते हैं, कहीं इसका आता बताए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केदारनाथ से दिवंगत विधायक शीला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई को चलने दें ताकि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जा सके। हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहाँ पर सत्र लग रहा है। काफी प्रश्न, 500 के करीबन प्रश्न आज आए हैं, उसमें कुछ असूचित भी हैं और साथ ही साथ हमारे विधेयक आएंगे, बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छा सत्र होने वाला है। कार्य मंत्रणा समिति में ही 3 दिवसीय सत्र तय भी हुआ है और उसी में बिजनेस भी तय हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रश्नकाल लगा हुआ है उससे साफ प्रतीत होता है कि सभी विधायकों को प्रश्नकाल के माध्यम से संपूर्ण अवसर दिया गया है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ इसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेकर महिला से लेकर माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा। बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 संगठन पर्व की कार्यशाला शुरू कर दी है। देहरादून के निजी होटल में संगठन पर्व की कार्यशाला हो रही है। राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट, नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक कुलदीप कुमार समेत भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मॉनसून सत्र को लेकर जहां विपक्ष ने भी अपने तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में पूरे तरीके से नजर आ रही है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें आपदा, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन की अवधि काफी कम है, जिससे जनता के मुद्दे को सदन के अंदर नहीं रखा जा सकता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार यही चाहती है कि जनता के ज्वलंत मुद्दे सदन के अंदर न उठाए जाएं। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में, नियम 58 में जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल है, जो ज्वलंत प्रश्न है, उनको उठाएंगे। आपदा बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून। सबकी शुभकामनाएं रही। तो मैं यहाँ इस चुनाव के बाद आया हूँ, पहला सत्र है मेरे इस कार्यकाल में और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2000। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।